हेलो फ्रेंड, कोरोना वायरस जिसने 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के लोगों को चपेट में ले लिया है और आज सारे साइंटिस्ट इसकी दवाई को ढूंढने में लगे हुए हैं, इसकी कोरोना की वैक्सीन को ढूंढने में लगे हुए हैं। लेकिन आज तक कोई खुश खबर हमें नहीं मिली, गुड न्यूज़ नहीं मिली। दिमाग के अंदर भी ये सवाल आ रहा होगा कि अगर कोरोना की दवाई नहीं निकली है, अगर कोरोना का टीका नहीं निकला है, वैक्सीन नहीं निकली है, तो आखिरकार पेशेंट ठीक कैसे हो रहे हैं और जो ठीक होने का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए क्या रीज़न इसके पीछे, तो आइए जानते हैं। डॉक्टर्स हो, साइंटिस्ट हो, इनके समझ में तो एक बात आ चुकी है कि इसके ऊपर जैसे 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 ये वक्त बीतता गया, वैसे वैसे डॉक्टर अंडरस्टैंड करते गए कि किस दवाई से इन्हें साइड इफेक्ट कम होता है, किस दवाई से पेशेंट जल्दी रिकवर कर सकता है। लेकिन हालांकि पुख्ता कोई ऐसी दवाई नहीं है कि जिसकी वजह से पेशेंट डेफिनेटली ठीक ही होगा। फ्रेंड, अलग अलग कंडीशंस के ऊपर अलग अलग दवाई यहाँ पर दिए जा रही है। हालांकि यहाँ पर साइंटिस्ट की जो सजेस्ट की हुई दवाई है, आईसीएमआर की सजेस्ट की हुई दवाई है, या तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो सजेस्टेड दवाइयाँ है उन्हें ही देने की डॉक्टर को परमिशन है। वो दिल से कोई दवाई नहीं दे सकते, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर आखिरकार जो सवाल है वो किसी के जान का होता है ना। तो इसीलिए फ्रेंड डॉक्टर्स भी वही दवाई यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार वो कौन सी दवाइयाँ है जिसके वजह से डॉक्टर्स पेशेंट को देकर के पेशेंट जल्दी रिकवर भी हो रहा है और रिकवरी रेट दिन ब दिन बढ़ता भी जा रहा है। हाइड्रोक्लोरोक्विन एक मलेरिया की दवाई है, लेकिन इसका रिजल्ट्स कोरोना के पेशेंट्स को रिकवर करने के लिए हेल्प कर रहा है। इसलिए हमने 10 से भी ज़्यादा देशों को इस दवाई को भेजा और इसी तरीके की अलग अलग दवाई है जो कि इसी तरीके का रिजल्ट्स उनका आ रहा है। इसलिए आइए उन दवाई को भी देख ले। सो फ्रेंड, यहाँ पर डॉक्टर्स का और साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो HIV की जो मेडिसिन है यहाँ पर कहीं ना कहीं वो कारगर साबित हो सकती है। वो किस तरीके से हो सकती है, बिकॉज इसका मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है वो सेम यहाँ पर बताया जा रहा है और इसके अंदर रोविनाविर और रिटोनाविर, ये दोनों जो दवाई है HIV के पेशेंट को दी जाती है। सो यही दवाई यहाँ पर डॉक्टर साइंटिस्ट का मानना है कि ये कारगर साबित हो सकती है, बिकॉज ये दोनों का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो तो सेम है। और हालांकि इसके क्लिनिकल ट्रायल के अंदर इसके रिजल्ट अच्छे आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब एक्चुअल में इसे पेशेंट्स के ऊपर ये किया गया तो अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर रिजल्ट्स मिले हैं। इसीलिए अभी कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है कि ये कारगर है या ना है, लेकिन डॉक्टर्स का ये मानना था कि ये काम कर सकती है। तो फ्रेंड, कुछ सालों पहले आपको पता होगा कि इबोला वायरस नाम का एक वायरस आया था और इसके लिए यहाँ पर एक मेडिसिन बनाई गई थी जिसका नाम है रेमडेसिविर। और इस मेडिसिन को यहाँ पर इबोला के लिए बनाया गया था, बट एक्चुअल में इसके जो रिजल्ट्स आए वो अनसेटिस्फाइड थे और इसके वजह से इसे कहीं ना कहीं उस वक्त ज़्यादा कारगर साबित तो नहीं हुई। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद में सार्स 2003 के अंदर जो आया था सार्स, उसके लिए यहाँ पर यूज़ किया गया। आफ्टर दैट कोविड-19 के ऊपर इसे यूज़ किया जा रहा है और अभी उनका मानना है कि कहीं ना कहीं इबोला वायरस के ऊपर तो काम नहीं किया, लेकिन वो शायद उसके अंदर कुछ चेंजेस कर करके हम इसके यूज़ कर सकते हैं कोविड-19 के लिए। सो फ्रेंड, अभी जिस मेथड की मैं बात करने वाला हूँ उस मेथड को हमने डेफिनेटली सुना होगा, वो है प्लाज्मा मेथड। आखिर ये मेथड क्या है और कैसे काम करती है, आइए इसे समझते हैं। देखिए, प्लाज्मा मेथड, इसे देखिए, अब दिल्ली के CM है वो भी कह रहे हैं कि आप प्लाज्मा डोनर करो। जैसे कि हम ब्लड डोनेट करते थे उसी तरीके से अभी प्लाज्मा हमें डोनेट करना है। बिकॉज इसका क्या रिजल्ट्स आ रहा है इन सभी की हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले प्लाज्मा किस तरीके से लिया जाता है, उसका काम क्या रहता है, आइए जानते हैं। तो फ्रेंड, प्लाज्मा थेरेपी में होता क्या है कि जैसे कि जो भी संक्रमित पेशेंट है, जब वो ठीक हो जाता है उसके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है। अभी एंटीबॉडीज कैसे बनती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, अगर उसके सारी चीज़ें स्ट्रांग है तो इम्यूनिटी क्या करती है, हमारे WBC उन उन वायरस को मारने लग जाती है। अब जब वो मारती है उसी वक्त एक इम्यूनिटी का काम होता है कि जो वायरस अभी शरीर के अंदर आया है उसे मारना भी है और उसके वो किस तरीके का था, उसकी कितना स्ट्रांग था, और इसके लिए एंटीबॉडी बना लेती है। और जब एंटीबॉडी बन जाती है तो हम वायरस को ईजिली हम यहाँ पर हरा सकते हैं। तो वही होता है कि वो एंटीबॉडीज़ बना करके उस वायरस को हरा देती है। अब वो एंटीबॉडीज़ क्या करती है, अगर इन फ्यूचर में वो वायरस फिर से बॉडी को इन्फेक्ट अगर करता है तो वो इंसान जल्दी रिकवर हो जाता है। बिकॉज कि उस बॉडी को पता चल जाता है, उस एंटीबॉडी के अंदर पता चल जाता है, इम्यूनिटी को पता चल जाता है कि जो वायरस था ना वो किस तरीके का था और हमें इससे किस तरीके से लड़ना है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। इसीलिए उस व्यक्ति के शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज पैदा हो रही है, तो उसको निकाल कर अगर हम इन्फेक्टेड संक्रमित व्यक्ति के बॉडी के अंदर डालते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्लाज्मा, ये एंटीबॉडी उस इंसान को भी हेल्प करती है रिकवर होने के लिए। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस है। सबसे पहली कंडीशंस है कि हमें ये पहले कंफर्म करना पड़ता है कि जो संक्रमित व्यक्ति है जो कि रिकवर होया है, तो उसको कोई बीमारी तो नहीं है। अगर उसका प्लाज्मा अगर लेंगे और किसी व्यक्ति के
बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देंगे तो शायद उसकी जो बीमारी है वो इसे भी लग जाए, इसका सबसे पहला ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 2, उसका ब्लड ग्रुप ये सेम है तभी उसे डाला जाता है, नहीं तो नहीं। और तीसरी बात, जो भी संक्रमित व्यक्ति है वो पूरी तरह से ठीक हुआ है कि नहीं, वो 1 वीक से 2 वीक तक उसे वेट किया जाता है, उसके बाद में उसका प्लाज्मा लिया जाता है और उस संक्रमित व्यक्ति के बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो ये सारी थेरेपी होती है प्लाज्मा की। तो इस तरीके से अमेरिका के अंदर 500 पेशेंट ठीक हुए हैं, ऐसा अमेरिका का मानना है। नेक्स्ट फ्रेंड, यहाँ पर देखिए इसका जो यूज़ था ना कि पिछले जैसे कि सार्स आया था, जैसे कि H1N1 स्वाइन फ्लू आया था, उसके बाद में इबोला वायरस आया था, उस वक्त भी इसका यूज़ किया गया था और उस वक्त से इसका ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है कि जब तक मेडिसिन नहीं मिलती, जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आती, तब तक के लिए हम इसे डेफिनेटली हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि ठीक है, अगर प्लाज्मा थेरेपी से अगर पेशेंट ठीक हो रहे हैं, अगर ये सारे मेडिसिन की वजह से अगर पेशेंट ठीक हो रहे हैं, तो आखिर जो मौतें हो रही है वो किस कारण हो रही है? तो बट हम सबको भी पता है इम्यूनिटी ये मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर, अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे कि आपको निमोनिया है, जैसे कि अस्थमा है, डायबिटीज़ है और कैंसर है, ऐसी अगर बीमारियाँ है तो शरीर को ऑलरेडी वो खोखला करती रहती है। लेकिन जब ये वायरस एंटर होता है तो आपकी जो इम्यूनिटी है, कहीं ना कहीं आपकी जो वाइट ब्लड सेल्स है वो किस किस से लड़ेगी, और कहीं ना कहीं अगर निमोनिया का पेशेंट है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो उनकी इसके अंदर मौत हो सकती है। तो फ्रेंड, ये तो हो गया एलोपैथी का इलाज, लेकिन क्या होम्योपैथी के अंदर भी इसका इलाज है? क्या आयुर्वेद के अंदर भी इसका इलाज है? जैसे कि आपने पीछे एक न्यूज़ सुनी कि बाबा रामदेव जी ने इसके लिए कोरोनिल दवाई बना ली है, और इसका क्या रिजल्ट है, क्या बेनिफिट है और क्या डिसएडवांटेज है, और आयुष मिनिस्ट्री ने इसे क्यों बैन करवाया, क्या रीज़न है? अगर आप ये सब देखना चाहते हो तो मेरे पिछले जो वीडियो है उसको आप देख सकते हो, मैंने लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं हालांकि कुछ विशेषज्ञों को ये पूछा गया है कि अगर इन सारी चीज़ों की वजह से अगर पेशेंट ठीक हो रहे हैं तो वैक्सीन की क्या ज़रूरत है? सो फ्रेंड, अभी तो ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर के अंदर हमें संक्रमण को टोटली भविष्य के अंदर रोकना है, तो इसीलिए वैक्सीन ये बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड, वैक्सीन ने बहुत सारी जानें बचाई। HIV की अभी तक कोई वैक्सीन निकली ही नहीं है। आज 40 साल हो गए, पिछले 40 सालों से ये चल रहा है, और अभी माना जा रहा है कि अगले 10 सालों में, मतलब 2030 के अंदर यहाँ पर वैक्सीन HIV की निकल सकती है। लेकिन तो भी हमारे पास सबूत नहीं है कि डेफिनेटली निकलेंगी या नहीं निकलेंगी। सो फ्रेंड, वैक्सीन का यही काम है कि जैसे कि पोलियो मुक्त हुआ भारत 2014 के अंदर, इससे पहले बहुत सारे मौतें इसके वजह से ही हुई थी। मतलब 50% के कोई चांसेस था, अगर कोई बच्चा पोलियो होता है तो उसका वो जिएगा, ये 50% ही चांसेस रहती थी, लेकिन वो चांसेस आज 1% तक आ चुके हैं। तो इतना बड़ा डिफरेंट हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।